Hello. So in this video I'm going to cover provisions and contingent liabilities. Right? Before proceeding, let us first understand the provision contingent liability. You have already gone through these aspects, AS 29 and all that, but little bit brief I am giving to you. I So provisions, when provisions are recognized, when three conditions are met, then provisions shall be recognized. क्या entity present obligation, which means entity has present obligation arising from some past events. कोई past event हुआ या events हुए, उनसे क्या हुआ? Entity has present obligation. It is probable that there may be flow of resources, यानी एंटिटी को कुछ इनकर करना पड़ेगा, कुछ पैसा, कुछ मनी आउटफ्लो होगा in order to settle, and reliable estimation of amount of obligation. There must be reliable estimation of amount of obligation. If all three conditions are fulfilled, only then provision shall be recognized, otherwise provision shall not be recognized. So पहला, entity has present obligation on account of past event. It is probable that future or outflow of future outflow of resources will be required to settle the obligation, and there is reliable estimation of amount of obligation. When all three conditions are fulfilled, provision is created. Now come to provision. Little bit about contingent liability. I'm sorry. तो कहते हैं सब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? इट इज पॉसिबल लायबिलिटी या पॉसिबल ऑब्लिगेशन arising from past event, but the existence of obligation is confirmed. But क्या है सर? Existence of obligation is confirmed by occurrence or non-occurrence of uncertain future event. So contingent liabilities are basically what? Possible obligation, which may devolve, which may or may not devolve on entity. That depends upon some event which is uncertain and which will take place in future, and its happening or non-happening will decide whether liability will devolve on the organization or not. Right? So little bit I have discussed about contingent liability
एंड प्रोविजन। नाउ मूविंग, जहां पर मैनेजमेंट ने प्रोविजंस बना रखे हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रखी हैं, व्हाट प्रोसीजर एज ऑडिटर वी हैव टू फॉलो। सो आई एम राइट स्ट्रेट अवे डिस्कसिंग ऑडिट प्रोसीजर। चलिए क्या करें, सबसे पहले कहते हैं ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस राइट मेड ड्यूरिंग द ईयर। कंप्लीट लिस्ट ऑब्टेन कर लीजिए एंड सी दैट बैलेंस अग्री विद द बैलेंसेस शोन इन लेजर। यानी ये जो हमारा जो लिस्ट बना के दी गई ये एक्यूरेट थी, राइट। साथ ही साथ एक काम और भी कर लीजिए, लिस्ट मिल गई है और क्या कर लो, ऑब्टेन कैलकुलेशन एज वेल एज द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। जो कैलकुलेशन था वो ले लीजिए, कैसे उन्होंने लायबिलिटी कैलकुलेट करी, किस बेसिस पर लायबिलिटी क्रिएट करी, वो सब ऑब्टेन कर लीजिए एंड सी दैट इट इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट, राइट। सर एक दो एरियाज ऐसे हैं जहां पर प्रोविजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर सपोज करिए एंटिटी ने कोई वारंटी कमिटमेंट करके रखा है, यानी एंटिटी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया, वहां पर वारंटी कमिटमेंट्स हैं कि साहब अगर 3 साल के भीतर कोई डैमेज हुआ तो हम रिपेयर करा के देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। देयर प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, राइट। सिमिलरली हो सकता है कोई पेंडिंग लिटिगेशन हो जिनसे कोई लायबिलिटी अराइज हो रही हो और प्रोविजन बनाना हो, तो अगला पॉइंट इसी पर ही डेडिकेटेड है। मैं अगले पॉइंट की बात कर लेता हूं सर। कहते हैं क्या करिए, ऑब्टेन या एग्जामिन अंडरलाइन एग्रीमेंट। दैट इज अग्रीमेंट विद कस्टमर्स। कहां पर, जहां पर विच आर रिलेटेड टू वारंटी कमिटमेंट्स। तो एज ऑडिटर क्या करना है, एग्जामिन या ऑब्टेन अंडरलाइन अग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट विद कस्टमर्स रिगार्डिंग वारंटी कमिटमेंट। क्या वारंटी कमिटमेंट है और क्या करना है, और सर ऑब्टेन लिस्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस। जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनकी एक लिस्ट ले लीजिए। सो जब आप अंडरलाइन एग्रीमेंट ले लेंगे यू कैन एसेस वारंटी कमिटमेंट्स, और जब आप लिस्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ले लेंगे दिस इज टू एसेस लीगल एंड अदर क्लेम्स। सो थर्ड डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिन या ऑब्टेन अंडरलाइन अग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट विद कस्टमर्स to assess warranty commitment and also obtain list of pending litigations to assess legal and other claims, right। अब आप सोचिए जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वारंटी कमिटमेंट्स करके रखे हैं, 5 ईयर वारंटी, 4 ईयर वारंटी, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, ये सब कर रही है एंटिटी, वहां पर प्रोविजन बनाना कितना मुश्किल काम होगा सर, isn't it? और ऑब्वियसली ऐसी परिस्थिति में एंटिटी एक्सपर्ट की मदद लेता है। जनरली एक्चुअरीज आर कॉल्ड
I have already discussed actuary in your class. I have discussed it thoroughly. एक्सपर्ट होते हैं, वैल्यूएशन एक्सपर्ट होते हैं, दे हैव बीन कॉल्ड. तो एट टाइम्स जब हम इन वारंटी क्लेम्स के प्रोविजन की बात करते हैं, कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी यूजेस द सर्विस ऑफ दीज एक्सपर्ट्स. इन एक्सपर्ट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के पास होती हैं. You should ask the management to provide their experts report, क्योंकि for auditor it is very important area. So एक काम और कर लेंगे, कहते हैं wherever required obtain expert report and underline calculation related to provision. ये भी कर लीजिए. And I have explained sometimes provision for warranty commitments involve complex calculation and entity uses the services of some expert valuer like actuary. In such case, the auditor shall obtain the valuation report of actuary as well as the computation made by them. In some cases where there is a legal dispute, यानी pending litigation की बात कर रहे हो, in some cases there may be pending legal dispute and expert's opinion is taken, expert help is taken. In such a case, the auditor shall request management to provide assessment made by expert regarding the likelihood of devolving the liability on entity. तो जहां पर लीगल डिस्प्यूटेड लीगल केसेस हैं, वहां पर एक्सपर्ट असेसमेंट करता है व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट लायबिलिटी इज गोइंग टू बी डिवॉल्व ऑन द एंटिटी एंड ही मेक्स असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक रिमोट पॉसिबिलिटी है और इट इज लाइक अ पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल लायबिलिटी हो सकती है, इट इज अ रिमोट लायबिलिटी and or it may be probable liability. तीन तरीके से कैटेगराइज होता है, आपने एस 29 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. पॉसिबल, रिमोट एंड पॉसिबल, प्रोबेबल एंड रिमोट. सो उन्होंने असेसमेंट किया होगा. टू एग्जामिन देयर रिपोर्ट दे मस्ट हैव पिन पॉइंटेड द लाइक्लीहुड दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी इज गोइंग टू डिवॉल्व ऑन एंटिटी. ठीक, आगे चले यहां से. तो मैंने अभी एक बात आपसे करी, एक्सपर्ट. थोड़ा सा मैं और एक्सपर्ट के बारे में यहां पर डिस्कस नहीं, आपके मॉड्यूल में थोड़ा सा आपसे एक्सपर्ट के बारे में बात करता हूं. एक्सपर्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट और एक होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट. ठीक, अब ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कौन है? ही इज द एक्सपर्ट, हिज सर्विसेज आर यूज्ड बाय द एंटिटी टू असिस्ट द एंटिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, इसकी सर्विसेज को कौन यूज कर रहा? ही मे बी एंटिटीज ओन एम्प्लॉय और ही हैज रेंडर्ड द सर्विसेज टू टू द क्लाइंट. या तो ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, या तो ये एम्प्लॉय होगा मैनेजमेंट का, या सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा होगा. और इसकी सर्विसेज मैनेजमेंट किस लिए यूज कर रहा है? ताकि ये मैनेजमेंट को हेल्प कर सके इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक, ये ऑडिटर्स एक्सपर्ट कौन है? ये वो एक्सपर्ट है जिसकी सर्विसेज ऑडिटर ले रहा है
to help him in conduct of audit. तो ऑडिटर्स एक्सपर्ट भी कैसा होगा, या तो इस ऑडिटर या ऑडिट फर्म ने एम्प्लॉय किया होगा या उसकी सर्विसेज इंडिपेंडेंटली यूज कर रहा होगा। अगर ऑडिटर्स एक्सपर्ट है तो इट इज कवर्ड इन एसए 610, और अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो एसए 500 इज एप्लीकेबल, राइट। इन बोथ द केसेस व्हेन ऑडिटर, या तो ऑडिटर अपने एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा हो या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। एज ऑडिटर हमारा अपना एक्सपर्ट हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट है, हम उसकी भी मदद ले सकते हैं, उसकी भी असिस्टेंस ले सकते हैं। इन बोथ द केसेस द मेथड, प्रिकॉशंस टू बी टेकन आर ऑलमोस्ट सेम। सो मैं आगे की बात करता हूं, तो आई होप when this is clear, आगे का डिस्कशन हमारा आसान हो जाएगा। तो कहते हैं एज पर एसए 500 ऑडिट एविडेंस when using the work of management's expert, the auditor shall, जब हम एज ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करेंगे तो ऑडिटर क्या करेगा? पहला, इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। यानी आंखें बंद करके हमें एक्सपर्ट के वर्क को यूज नहीं कर लेना है। उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी बोले तो इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, उसको इवैल्यूएट करना है। अब ये करने के लिए हम क्या क्या करेंगे सर? पहली चीज देखिए, वेदर ही इज एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Second, whether he is independent from the entity. अगर he is employed by the entity, तो जाहिर सी बात है एक एम्प्लॉई के काम पर हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन अगर यही इंडिपेंडेंट हो, इसने केवल अपनी सर्विसेज दे रखी हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस रेंडर कर रहा हो, एम्प्लॉय ना हो, तो हम कहीं ज्यादा भरोसा कर लेंगे सर, isn't it? तो जब हम कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो क्या इवैल्यूएट करें? वेदर ही इज एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ही इज इंडिपेंडेंट, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। ऑडिटर का उस एक्सपर्ट के वर्क का पुराना अनुभव क्या कहता है? पहले उसने अच्छा काम किया था कि नहीं किया था? हिज नॉलेज, experience and membership in recognized professional body. He should be a member of some recognized professional body. आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ना हो, बहुत रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का हो या जो भी, जहां का भी इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर वो इंजीनियर है तो he should be member of some reputed engineering college and so on. खैर सर, एक काम ये कर लिया, दूसरा क्या कहते हैं? और क्या करना है? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्क सर। ऑलवेज रिमेंबर, एज ऑडिटर वी आर expert in the area of auditing and accounting. These experts are expert in areas other than auditing and accounting.
right? So generally, as auditor, we don't have same expertise in their area. We don't have that level of expertise that they possess, and therefore, as auditor, we should understand, we should obtain understanding of their area of work. क्या काम है? For this purpose, क्या करेंगे? Consider the assumptions used by them, methods used by them, or reliability of data used, whether internal use कर रहे हैं और external use कर रहे हैं. So obtain understanding of their work. और क्या करना है? तीसरा, evaluate appropriateness of their work. क्या उनका काम आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है? क्या कंसीडर करें? उनका वर्क एप्रोप्रिएट है या नहीं? क्या करें? कंसीडर रीजनेबलनेस ऑफ देयर फाइंडिंग, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस, जो उन्होंने कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं वो रेलिवेंट हैं, रीजनेबल हैं या नहीं. रिलायबल, कंप्लीटनेस या रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा यूज्ड, जो डेटा यूज किया वो रिलायबल है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं. राइट? जब इतने काम कर लेंगे तो हम ये पता लगा पाते हैं क्या उनका वर्क इन द लाइट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ बिजनेस, देयर फाइंडिंग्स, वी शुड कंसिडर देयर फाइंडिंग्स इन आवर, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस. जब हम ये इवैल्यूएशन करते हैं, हमारी एक अपनी समझ है ऑर्गेनाइजेशन की के बिजनेस को लेकर, उस समझ को ध्यान में रखकर क्या हमें इनकी फाइंडिंग्स रेलिवेंट लग रही हैं, रिलायबल लग रही हैं, और जो वो सोर्स डेटा यूज कर रहे हैं दैट शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रिलायबल. इफ इट इज सो, देयर वर्क इज एप्रोप्रिएट. ठीक है साहब? और साथ में क्या कर लेना है? लास्ट पॉइंट है सबसे बढ़िया, obtain written representation from the management that wherever provision is required to be made, they have made the provisions. Right? So that the discussion I have done it. Next is, usually मैं आपको बोलता हूं disclosure पढ़ लीजिएगा, पर थोड़ा सा यहां मैं आपके साथ डिस्क्लोजर डिस्कस कर लेता हूं. याद रखिएगा, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेटर्स का डिस्क्लोजर हो गया, क्रेडिटर्स का डिस्क्लोजर हो गया, इन्वेंट्री का भी डिस्क्लोजर इज लिटिल इंपॉर्टेंट, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो जस्ट हल्का सा मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं एंड देन यू हैव टू रीड इट. राइट? पहली चीज देखिए, डिस्क्लोजर में क्या करना है? जो भी प्रोविजंस हैं, those provisions should be split between current and non-current portions. Right? ये पहली बात. For each class of provision, a description should be there, like carrying amount at the beginning, at the end of period, additional provision made if any, अगर साल के दौरान जरूरत पड़ी तो additional provision, अगर अमाउंट यूज कर लिया गया यानी करंट ईयर, पिछले साल का प्रोविजन था, इस साल या तो प्रोविजन बनाया, और कुछ एंटिटी को इनकर करना पड़ गया, अमाउंट यूज्ड, और लास्ट में जितना प्रोविजन बनाया था उससे कम इनकर हुआ,
तो फिर जो रिमेनिंग प्रोविजन है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या अगर कोई प्रोविजन रिवर्स किया गया है उसका डिस्क्रिप्शन देना है। फर्दर फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन डिस्क्लोजर्स देने, क्या डिस्क्लोजर देने, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है हर प्रोविजन का इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर। किस नेचर का प्रोविजन है, ऑब्लिगेशन, किस ऑब्लिगेशन की वजह से वो प्रोविजन बन रहा है, एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिजल्टिंग आउटफ्लो, वो जो प्रोविजन बनाया गया है उसके अगेंस्ट में जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा वो उसकी टाइमिंग क्या एक्सपेक्टेड है, इसका होना चाहिए। एज वेल एज जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उनका इंडिकेशन भी देना चाहिए अमाउंट वाइज, अगर अनसर्टेनिटी है या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की टाइमिंग को लेकर अनसर्टेनिटी है, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। सो आई हैव जस्ट टच्ड अपॉन सम small aspects of those, आप इतना भी कर लेंगे that will be sufficient। ठीक, so with this I have covered this provision and contingent liabilities। so अब बड़े आराम से पढ़ लीजिए इसको and finish it out। ठीक, चलिए।